नमस्कार, आप सबका अभिवादन। वंदे मातरम। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबके बीच आना मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। और सबसे पहले भारत की स्वाधीनता के 75 वर्षों के अवसर पर और पांचजन्य के 75 वर्षों के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं पांचजन्य की पूरी टीम, उस संस्थान पांचजन्य के जितने महान संपादक अब तक हुए हैं उन सबको याद करते हुए आप सबको बधाई देता हूं और अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मित्रों, प्रारंभ में मुझे एक डिस्क्लेमर देना चाहिए क्योंकि नैतिक रूप से मेरे लिए देना आवश्यक है कि मैं एक मल्टीनेशनल संस्थान में काम करता हूं, किंतु जो व्यूज हैं वो मेरे निजी हैं। तो सबसे पहली बात यह है, संस्कृत का एक श्लोक है जो हितोपदेश में आया है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी उद्यम करने से ही परिणाम प्राप्त होता है। सोचने से या लंबी योजनाएं बनाने से परिणाम प्राप्त नहीं होता। कल्पना करने से भी परिणाम प्राप्त नहीं होता। परिणाम यदि प्राप्त होता है तो कुछ करने से होता है। और न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यदि कोई शेर सो रहा है तो अपने आप कोई मृग उसके मुंह में नहीं चला जाता, उसको परिश्रम करना पड़ता है, उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो आज का ये दौर है जिसमें आज हम ये देख रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में देश आगे बढ़ रहा है, प्रगति की नई इबारत लिख रहा है, नए आयाम और नए सोपान रच रहा है और नई दिशाएं साकार कर रहा है। तो आज ये स्पष्ट है कि आज कुछ न कुछ ऐसा किया जा रहा है देश में जिसकी वजह से ये परिणाम सामने आ रहे हैं। और ये जो परिणाम है ये अनेक क्षेत्रों में हम देख रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी ये परिणाम पूरी तरह से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं आज। और उसकी वजह स्पष्ट है मित्रों, और वजह वही है कि यहां पर नीति भी है और नियत भी है। यहां पर एक दृष्टि भी है और दृष्टिकोण भी है। और जो विजन यहां पर आपको दिखाई देता है, भले ही वो तकनीक का क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, वो जो विजन है वो व्यापक है और भारत की जड़ों से, भारत के संस्कारों से, भारत की संस्कृति से, हमारी आकांक्षाओं और हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ विजन है जिसको लेकर के आज की सरकार आगे बढ़ रही है। और उसका प्रभाव हमें हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। यहां पर मित्रों आप सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कोटेशन पढ़ रहे हैं, कोट पढ़ रहे हैं। आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया वेयर हाई स्पीड डिजिटल हाईवेज यूनाइट द नेशन, 1.3 billion connected Indians drive innovation. Technology ensures the citizen government interface is incorruptible. अब ये सिर्फ दो पंक्तियां हैं यहां पर, लेकिन दो पंक्तियों में कितना कुछ आ जाता है उस पर एक नजर हम डालेंगे। पहली बात, प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की। मित्रों, हम लोग कहते रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा या इंडिया हमारा, जो भी है। अब दौर वो है कि सारे जहां से अच्छा डिजिटल इंडिया हमारा। ये नया भारत है, नई दुनिया है, नया देश है। तो प्रधानमंत्री जी के विजन में आपको डिजिटल इंडिया दिखाई दे रहा है, 2015 की ये बात है। दूसरी बात उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि हाई स्पीड डिजिटल हाईवेज। तो कैसे हाई स्पीड डिजिटल हाईवेज अगर आते हैं तो आम आदमी, इस देश का गांव का जो आदमी है वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है, वो इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे से कनेक्ट होता है, वो ग्लोबल जो आज कहते हैं कि विश्वग्राम बन गई है दुनिया, उससे कनेक्ट हो जाता है। तो दूसरी बात वो है। तीसरी बात, 1.3 बिलियन कनेक्टेड इंडियंस ड्राइव इनोवेशन। 1.3 बिलियन कनेक्टेड इंडियंस यानी हर आदमी आज इंटरनेट पर मौजूद है, ये उनका विजन है। और चौथा, इनोवेशन, यानी भारत में कुछ नवाचार हो रहा है, नया कुछ हो रहा है। और आज आप देख रहे हैं कि क्योंकि ये विजन हमारे साथ में है तो आज आपको जगह जगह स्टार्टअप्स दिखाई दे रहे हैं। आज भारत में शोध आपको बड़े पैमाने पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपको इनोवेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो भी वहां से विजन आ रहा है।
और उसके बाद आप नीचे आइए कि टेक्नोलॉजी इंश्योर्स द सिटीजन गवर्नमेंट इंटरफेस। सिटीजन गवर्नमेंट इंटरफेस भी इसमें दिया हुआ है, यानी सरकार और नागरिक के बीच में टेक्नोलॉजी एक माध्यम का काम करती है, एक इंटरफेस का काम करती है, तो वो भी यहां पर मौजूद है। यानी आने वाले दिनों में, यानी जो प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है, उनका जो विजन है, वो यहां स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में हम एक ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जो नागरिक के करीब हो, सिटीजन गवर्नमेंट इंटरफेस, और उसके लिए टेक्नोलॉजी की मदद लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अनुमान था कि आने वाले वर्षों में प्रौद्योगिकी दुनिया के लिए कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है, और यदि भारत को बढ़त हासिल करनी है आज की इस दुनिया में, अपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के जो लक्ष्य की तरफ उसको बढ़ना है, तो टेक्नोलॉजी इसमें बहुत बड़ा एक साधन सिद्ध होने वाली है, एक अनिवार्यता सिद्ध होने वाली है। और अंत में आप आइए, उन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी इंश्योर्स द सिटीजन गवर्नमेंट इंटरफेस इज इनकरप्टिबल। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? इनकरप्टिबल। सिर्फ एक शब्द है मित्रों, लेकिन इसके कितने गहरे निहितार्थ हैं। एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना जिसमें प्रौद्योगिकी की भूमिका हो, जिससे इस देश का आम आदमी जुड़ा हुआ हो, जिससे इस देश का हर गांव जुड़ा हुआ हो, लोगों और सरकार के बीच में आसानी से संवाद हो रहा हो, कोई दूरी ना हो, और ये जो सारी व्यवस्था है इसमें इसको भ्रष्ट ना किया जा सके, इनकरप्टिबल हो। तो कितनी बड़ी पंक्तियां, इन 2 पंक्तियों में कितना बड़ा संदेश प्रधानमंत्री जी के विजन का हमें मिलता है, और आज हम देख रहे हैं कि इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी का ये वीडियो हमें सुनना चाहिए, और मैं हमारे जो मित्र तकनीकी समर्थन दे रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो कृपया साउंड को बढ़ा दें। पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। समय के साथ जो देश आधुनिक टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाता, समय उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। और वो वहीं का वहीं रह जाता है। तीसरी औद्योगिक क्रांति के समय भारत इसका भुक्तभोगी रहा है, लेकिन आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्री 4.0, आज भारत गर्व से कह सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया को दिशा दे रहा है। प्रधानमंत्री जी यहां पर बात कर रहे हैं इंडस्ट्री 4.0। भारत का लक्ष्य है 100%। इंडस्ट्री 4.0 की यहां पर वो बात कर रहे हैं, और इंडस्ट्री 4.0 से अर्थ क्या है, हमें यह समझना हमारे लिए जरूरी है मित्रों। तो अब तक जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया कि पहले की जो 3 क्रांतियां हुई है इस दुनिया में, उन 3 क्रांतियों का लाभ हम लोग नहीं उठा पाए। वो कौन सी क्रांतियां हुई है? औद्योगिक क्रांतियां। एक क्रांति जो 1765 के आसपास हुई, जब यूरोप में मशीनों का प्रयोग करना शुरू हुआ और वहां पर एक बहुत बड़े पैमाने पर मैकेनाइजेशन हुआ। हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, उस क्रांति का लाभ नहीं उठा पाए। उसके बाद दूसरी क्रांति 1870 के आसपास हुई, जिसको कहते हैं एनर्जी की क्रांति, ऊर्जा की क्रांति। जिस समय दुनिया में बिजली का आगमन हुआ, जिस समय विभिन्न प्रकार के एनर्जी के स्रोत आए, पेट्रोलियम आया, वो दूसरी औद्योगिक क्रांति, हम लोग उसका भी लाभ नहीं उठा पाए। उसके बाद तीसरी क्रांति आई मित्रों, और ये जो तीसरी क्रांति आई, ये 1970 के आसपास आई, जब दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना आया। और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो जमाना आया, उसके बाद कंप्यूटर्स आए, और उसके बाद कम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्रांति आई, लेकिन हम लोग उसका भी बहुत सीमित अर्थों में लाभ उठा पाए। तो ये 3 क्रांतियां हमें छोड़कर गुजर चुकी हैं, और हम इन 3 क्रांतियों का उस तरह से लाभ नहीं उठा पाए जो लाभ ये इतना बड़ा देश उठा सकता था। आज हम जहां पर हैं, आज हम चौथी क्रांति के मुहाने पर खड़े हुए हैं। चौथी क्रांति ने अभी अभी दस्तक दी है, जिसका जिक्र सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। अब वो क्या है? चौथी औद्योगिक क्रांति जो है, वो हमारे रहने के, काम करने के, एक दूसरे के साथ हमें मिलने जुलने के तौर तरीकों को बदलने वाली क्रांति है।
जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बुनियादी तत्व बन गया है हमारे जीवन में, और आज विभिन्न प्रकार की जो सीमाएं हैं या बाधाएं हैं, उन बाधाओं के बीच में दूरियां समाप्त हो रही है। भौतिक दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच में दूरियां समाप्त हो रही हैं। विभिन्न प्रकार की तकनीकें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगी हैं। तो आज एक अलग किस्म की तकनीकी रिवॉल्यूशन हमारे सामने मौजूद है, जिसको कहा जाता है इंडस्ट्री 4.0। और उसी दिशा में यहां पर इशारा है कि हम भले ही पहले की क्रांतियों को हम लोग उनके साथ तालमेल न बना पाए हों, लेकिन इस बार हम ये मौका नहीं छोड़ने वाले हैं। ये हमारा एक संकल्प है। तो आप जानते हैं कि 2025 तक भारत में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है हमारे पास में, और उस लक्ष्य की दिशा में यदि हम जाना चाहते हैं तो ये इंडस्ट्री 4.0 या आज की जो औद्योगिक क्रांति है, जिसका बहुत बड़ा अवयव है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आपने शायद मुद्रा कोष की एक 2 दिन पहले आई हुई एक रिपोर्ट पढ़ी होगी मित्रों, और मुद्रा कोष का यह कहना है कि जिस अंदाज में भारत आगे बढ़ रहा है, उसको देखते हुए सन 2028 में हम लगभग $5.6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से आगे जा चुके होंगे, और जापान को पीछे छोड़ करके हम तीसरे नंबर पर आ चुके होंगे 2028 में। यह बात IMF कह रहा है, और उसके 1 साल पहले हम जर्मनी को आगे छोड़कर चौथे नंबर पर जा चुके होंगे। यानी ये जो हमारा सिलसिला है, दुनिया कह रही है कि आज हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है और 5वें नंबर पर आए हैं, लेकिन आगे क्या कुछ होना है, यह बात मुद्रा कोष कह रहा है कि हमारी ये जो रफ्तार है, इसमें दुनिया को यकीन है। और इस रफ्तार में मित्रों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली है, बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाली है। और सबसे ज्यादा जो अवसर आएंगे वो चौथी औद्योगिक क्रांति से आएंगे। और बात यह है कि इस बार का ये जो अवसर है, ये हमसे छूटना नहीं चाहिए मित्रों। ये जो दशक है, ये टेक्नोलॉजी का दशक बनने वाला है। इंटरनेट से जुड़े होंगे। हमारी सरकार पूरी तरह से डिजिटल होगी और सभी योजनाओं को सभी लाभार्थियों तक हाथों हाथ पहुंचा रही होगी। कोई छूटेगा नहीं, कोई रुकेगा नहीं। मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। AI, सेमीकंडक्टर, ड्रोन्स सेक्टर्स में लाखों स्टार्टअप्स मशरूम हो रहे होंगे। भारत की स्किल दुनिया के काम आएगी। गली गली से टेक्नो स्टार्स निकलेंगे जो भारत को दुनिया का टेक्नोलॉजी टैलेंट हब बनाएंगे। 2025 तक हम छलांग लगा चुके होंगे $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी की ओर। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मेरा भी यही सपना है कि भारत में हर हाथ में स्मार्टफोन हो, हर खेत में ड्रोन हो और हर घर में समृद्धि हो। प्रधानमंत्री और जो सबसे जरूरी है, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो ये कहा कि मेरा ये सपना है कि हर हाथ में मोबाइल फोन हो, एक स्मार्टफोन हो। तो ये उनकी उस सोच की तरफ इशारा करता है जो भविष्य के बारे में हमारी सरकार की सोच है या हमारे नेतृत्व की सोच है। मित्रों, ये जो चौथी औद्योगिक क्रांति है, इसका लाभ हम क्यों उठा सकते हैं? आखिर क्या सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से आज हम ये कह सकते हैं कि ये अवसर हमको छोड़ना नहीं है? एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखिए, अतीत को छोड़कर शुरू में ही बढ़त लेने का एक अवसर हमको पहली बार मिला है। अब तक की जितनी औद्योगिक क्रांतियां हुई थी, हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक ढांचा मौजूद नहीं था कि हम उन क्रांतियों का लाभ उठा सकते। हो सकता है कुछ क्षेत्रों में पुराने समय में हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़े रहे हों, लेकिन ये जो औद्योगिक क्रांति है, ये जो डिजिटल क्रांति है, ये हमें यह अवसर देती है कि आज हम उन चीजों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत कर सकते हैं। और ये जो नई शुरुआत है, हम विकसित देशों के साथ समान धरातल पर खड़े होकर करने वाले हैं, क्योंकि पुराना जो बैगेज था, वो बैगेज यहां पर अप्रासंगिक हो जाता है, इररिलेवेंट हो जाता है। ये नया क्षेत्र है, इसमें नए ढंग से काम होना है, नई तरह के काम किए जाने हैं, और यहां पर हम शुरू से बढ़त ले सकते हैं, क्योंकि हमने एक फाउंडेशन यहां पर पहले से बना दी है,
टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जिसका लाभ उठाते हुए भारत अब आगे बढ़ सकता है। भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुराने जमाने की एक बड़ी अनिवार्यता थी मित्रों, लेकिन ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकल्प हो सकता है आज के समय में। क्यों? आप देखिए कि अगर देश में हमको घर घर में पहुंचना है तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। यदि आप भौतिक तरीके से जाना चाहेंगे तो हमें देश में सड़कों का जाल बिछाने की जरूरत है, हमें देश में दूर संचार की लाइनें बिछाने की जरूरत है, या इसी प्रकार का भौतिक विकास करने की जरूरत है। लेकिन एक विकल्प के तौर पर जब आप आईटी को देखते हैं, आप टेलीकम्युनिकेशन को देखते हैं, तो आप ये एहसास करेंगे कि आज आईटी का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले ही गांव गांव में पहुंचा हुआ है। आज भले ही आपके किसी गांव में बिजली ना आ रही हो, लेकिन आपका जो मोबाइल फोन है वो आज आपको सूचनाएं प्राप्त करने की क्षमता दे रहा है। भले ही वहां पर किसी भी प्रकार की सीमाएं हो, कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो आईटी का क्षेत्र है, ये जो टेलीकॉम का क्षेत्र है, ये आपको एक अलग तरह से, एक अलग किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, जो पुरानी जितनी भी रुकावटें थी अतीत की, उन रुकावटों से हम लोग बंधने के लिए मजबूर नहीं है, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक वैकल्पिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमको देता है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज जो देश के हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है, ये हमें सरकारी सेवाओं को गांव गांव तक पहुंचाने का मौका देता है, एक विकल्प उपलब्ध कराता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए सरकार हर व्यक्ति तक पहुंच सकती है। और ये पहले मौजूद नहीं था मित्रों। इसलिए आईटी और इसलिए टेलीकॉम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, हमारे भविष्य के लिए। अब ये जो औद्योगिकी जो क्रांति है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर, इसमें अनेक प्रकार के नए उद्यम निकल रहे हैं, अनेक प्रकार के नए कारोबार खड़े हो रहे हैं जो पहले नहीं थे। उदाहरण के तौर पर आज आप देखते हैं, आज कितने प्रकार के जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उन्होंने नई किस्म के रोजगार यहां पर पैदा किए हैं जो पहले नहीं थे। आप टैक्सियों को इस्तेमाल करते हैं, टैक्सी के एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हैं, और एक एप्लीकेशन आप देखते हैं कि लाखों ड्राइवरों को उससे रोजगार मिलता है एक एप्लीकेशन से। आप किसी एक भोजन उपलब्ध कराने वाले एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं और आप ये रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं कि वो एक एप्लीकेशन लाखों युवकों को रोजगार दे रहा है। तो ये अलग किस्म के रोजगार इस आईटी रिवॉल्यूशन के बीच से निकल रहे हैं, जो हमारे देश की तरक्की के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उसके बाद इसमें नए कौशल आ रहे हैं, नए रोजगार पैदा हो रहे हैं, नए निवेशक है और नए बाजार। नए कौशलों से अर्थ यह है मित्रों कि हम अक्सर पारंपरिक कौशलों की तरफ जाते रहे हैं, लेकिन आज की जो दुनिया है उसमें यह कहा जाता है कि आज हम गिग इकोनॉमी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। गिग इकोनॉमी यानी छोटे कारोबार, छोटे व्यवसाय, छोटी नौकरियां, जिनको आप अपनी मर्जी के अनुसार लेते हैं, कुछ समय के लिए काम करते हैं और उसके बाद आप छोड़ देते हैं, लेकिन आप एक अतिरिक्त आय का जरिया बना लेते हैं। और ये जो छोटी नौकरियां, ये बहुत बड़े पैमाने पर हमारे सामने आ रही है, एक नई किस्म की चीज। उदाहरण के तौर पर लोग भारत में रहते हुए विदेशों के लिए काम कर लेते हैं, और ये आईटी की वजह से आज हो पा रहा है। अनेक अध्यापक हैं जो अपने घरों में रहते हुए ट्यूशन कर रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए। नई किस्म की नौकरी, एक गिग इकोनॉमी इसको बोलते हैं। बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जो न जाने किन देशों में अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, अपने देश में बैठे हुए, और ये सब संभव हो रहा है हमारी इस आईटी रिवॉल्यूशन की वजह से। तो नए किस्म के रोजगार, नए किस्म के कौशल इसमें से उभर रहे हैं, और नए उद्यमी भी इसमें से आ रहे हैं। तो ये सारा बदलाव हमारे बीच में हो रहा है, और उसमें से नए बाजार उभरे हैं। दोस्तों, आज आप जानते हैं कि भारत में न सिर्फ उत्पादन होने लगा है, तकनीकी सॉफ्टवेयरों का तो बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन आज हम हार्डवेयर के क्षेत्र में भी हैं, और न सिर्फ इनका उत्पादन हो रहा है, बल्कि आज हम विदेशों की ओर देख रहे हैं कि हम वहां पर निर्यात कर सकें। तो ये सभी संभावनाएं इसके भीतर से निकल रही है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए या हमारी तरक्की के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, सूचना प्रौद्योगिकी, इसके अनेक कारण है मित्रों। एक कारण तो यह है कि ये हमारे लिए नई किस्म की संभावनाएं खोलती है। जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, अनेकों प्रकार के नए कारोबार इसमें से निकल रहे हैं। यदि आप भारत के स्टार्टअप्स पर एक नजर डालेंगे तो किन किन क्षेत्रों में स्टार्टअप्स आज मौजूद है, मेरे ख्याल से शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा होगा जिसमें स्टार्टअप्स ना हो। और भारत में बनाए जाने वाले, भारत में खोले जाने वाले स्टार्टअप्स आज करोड़ों की संख्या में लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आपको मैं 2-3 नाम बताना चाहूं जो भारतीय भाषाओं से भी जुड़ते हैं।
जैसे शेयर चैट नाम का एक हमारे यहां पर एक स्टार्टअप है जो 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग उसके आज सदस्य हैं और ये भारत की भूमि से निकला है। डेली हंट नाम का एक स्टार्टअप है जो भारत की भूमि से निकला है और करोड़ों लोग आज उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कंटेंट प्राप्त करने के लिए। तो जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें अनगिनत किस्म की चीजें आपको देखने को मिलेगी। ओला की जो टैक्सीज हैं आपने देखा कि उसमें से कितने रोजगार पैदा हुए हैं। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक अलग एक वैकल्पिक बूस्ट देने का काम करता है, उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोस्तों आप यदि मैंने चूंकि आपसे जिक्र किया गिग इकोनॉमी का, यानी छोटे काम जो लोग अपने घरों में रहते हुए आज करने लगे हैं इस तकनीकी रिवॉल्यूशन की वजह से, नीति आयोग का कहना है कि ये क्षेत्र इतनी तेजी से बढ़ने वाला है भारत में क्योंकि यहां पर एक फाउंडेशन मौजूद है पहले से ही। और उसको देखते हुए नीति आयोग ने जो कहा है वो ये कहा है मित्रों कि आज के 5-7 साल के भीतर हम इस गिग इकोनॉमी से लगभग 2.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा करने जा रहे हैं। तो ये पूरी तरह से अनपेक्षित है, किंतु टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये नई संभावनाएं हैं जो हमारे सामने खुल रही है क्योंकि एक ढांचा हमने पहले से बनाया हुआ है। अनेक ऐसे क्षेत्र आए हैं, जैसे आप देखिए आज यदि आप इंटरनेट पर नजर डालें और थोड़ा सा भी आप सर्च करेंगे कि आज भारत में कौन सी नौकरियां लोकप्रिय हैं, तो किसी जमाने में लोग कहा करते थे कि अध्यापकों की नौकरियां वो लोकप्रिय हैं, मीडिया की नौकरियां लोकप्रिय हैं। लेकिन आज का जमाना बदल गया है। आज का भारत जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के कंधों पर बैठा हुआ आगे बढ़ता हुआ भारत है, जहां यदि आप आज के ट्रेंड्स को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कौन सी नौकरियां आगे यहां पर आज ट्रेंड कर रही हैं। ये नौकरियां हैं साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में, साइबर फोरेंसिक्स के क्षेत्र में, डेटा साइंस के क्षेत्र में, डेटा एनालिसिस के क्षेत्र में, ब्लॉकचेन के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में। तो ये नए क्षेत्र इन तकनीकों ने हमारे लिए खोले हैं और हमारे युवकों के लिए खोले हैं। तो ये सारे बदलाव जब आते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश में एक वैकल्पिक एक जरिया पैदा होता है तरक्की करने का, और हमें इस अवसर को छोड़ना नहीं है, जाने नहीं देना है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तीसरी टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन का लाभ हम नहीं उठा पाए, लेकिन इस बार हम इसको और जो सबसे जरूरी है डिजिटल फर्स्ट की सोच। अब यहां पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि डिजिटल फर्स्ट की सोच सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अक्सर हम बड़ी बड़ी बातें करते आए हैं कि इस देश में हमने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर में अपने आप को एक विश्व शक्ति बना लिया, लेकिन उससे अलग हटकर सोचने की जरूरत है। और डिजिटल फर्स्ट की एक सोच होनी चाहिए जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। लेकिन डिजिटल फर्स्ट की जो सोच है मित्रों, वो सोच कौन सी है? वो सोच ये नहीं है कि हम बहुत अधिक धन कमा लेंगे या हम किसी प्रकार की भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री जी जो बात यहां पर कर रहे हैं, आप देखिए वो लक्ष्य पर आप अगर आएंगे तो वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी भी हमारे लोगों के लिए है, हमारे लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य की जो हमारा जो लक्ष्य है टेक्नोलॉजी के जरिए वो क्या है? ट्रांसपेरेंसी। सरकार ट्रांसपेरेंसी की दिशा में आगे बढ़े टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, अकाउंटेबिलिटी की तरफ आगे बढ़े। वो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जवाबदेही की बात कर रहे हैं। उसके बाद सरकार एक्सेसिबल बने, यानी लोग सरकार तक पहुंच पाए आसानी से। टेक्नोलॉजी का वो उद्देश्य है हमारे लिए। और चौथा उद्देश्य आप देखेंगे भागीदारी, यानी लोग जो हैं इस सरकार की गतिविधियों के साथ शामिल हो सके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। तो जो सोच है वो सीमित नहीं है, वो बहुत व्यापक सोच है। वो जनता से जुड़ी हुई और इस देश से जुड़ी हुई सोच है, वो कोई एक सामान्य किस्म की भौतिक सोच नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की दिशा में हमें जाना है। पुनः यहां पर टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, क्योंकि उनका यह मानना है कि लोगों के जीवन से सरकार जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जानी चाहिए। लोगों का अपना जो व्यक्तित्व है वो उभरना चाहिए। कारोबारों के संदर्भ में यदि हम देखें तो जो सोच आ रही है आज, वो ये आ रही है कि सरकार नियामक के रूप में काम नहीं करेगी, बल्कि एक सहयोगी के रूप में काम करेगी जहां तक कारोबारियों का संबंध है। तो ये अलग किस्म की सोच है जिसमें आप देखेंगे कि मिनिमम गवर्नमेंट होनी चाहिए और मैक्सिमम गवर्नेंस होनी चाहिए। परिणाम मुख्य है, वो जो ढांचा है जो चीजों को रोकता था पहले, वो ढांचा नहीं होना चाहिए।
तो अन्य आप देखेंगे कि भारत के लिए क्यों आज का समय अनुकूल है। सरकार है जो देश की जनता पे भरोसा करती है, देश के नौजवान पे भरोसा करती है और उसको नए प्रयोग करने के लिए अवसर दे रही है, और उसी का परिणाम है कि देश अनेक दिशाओं में अभूतपूर्व ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। आज का जो भारत है उसमें हमारे लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तरक्की की अपरिमित संभावनाएं हैं, और उसके क्या कारण हैं? उसके अनेक कारण हैं मित्रों, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आज का जो माहौल है, हमारे देश का जो सकारात्मक माहौल है, तरक्की का माहौल है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। आज दुनिया में भले ही जीडीपी की ग्रोथ दर के अनुसार दुनिया में बड़े से बड़े देश जो चुनौतियां महसूस कर रहे हैं, उस माहौल में भारत एक पुंज के रूप में, एक रोशनी के एक पुंज के रूप में उभरा है। तो माहौल आज के जो समय में है वो प्रगति का है, वो ग्रोथ का है। सबसे पहला कारण यह है कि इस वजह से हमारे देश में आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। दूसरा, भारत एक बहुत बड़े वैश्विक ग्रुप का अध्यक्ष बनने वाला है बहुत जल्दी। तो वो हमारे साथ में एक पृष्ठभूमि आने वाली है जिसका लाभ हम आगे आने वाले वर्षों में उठा सकते हैं। उसके बाद ये इनोवेशन वाली सरकार है जिसकी दृष्टि पिछली सरकारों से अलग है। यदि आप देखेंगे कि जितनी योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं, यदि आप उन पर एक नजर डालेंगे, एक विहंगम दृष्टि डालेंगे, तो आप पाएंगे कि ये जो दृष्टि है ये अलग किस्म की है जो पहले कभी देखी नहीं गई। ये इनोवेशन की दृष्टि है कि कुछ नया होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए, और ये टेक्नोलॉजी के अनुकूल है। उसके बाद सेवाओं और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत पहले ही एक विश्व शक्ति है, तो वो हमारी शक्ति है। पड़ोसी देशों से मोहभंग हो रहा है। आप जानते हैं कि अनेक कंपनियां हमारे पड़ोस के जो देश थे, जो एक प्रकार का एक दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में या आईटी के क्षेत्र में, वहां से एक मोहभंग हो रहा है और कंपनियां भारत की तरफ आ रही हैं, क्योंकि यहां पर अनुकूल माहौल है, यहां पर स्थितियां अनुकूल है, यहां पर इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, यहां पर समस्याएं नहीं है, ये खुला माहौल है, एक पारदर्शी माहौल है। तो यहां आगमन हो रहा है मित्रों, पड़ोस से जो मोहभंग हो रहा है उसका लाभ स्वाभाविक रूप से एक लोकतंत्र को मिलना चाहिए जिसकी संभावनाएं हैं। उसके बाद युवाओं की ताकत हमारे साथ है। ये अकेला देश है जिसमें 35 साल से कम उम्र के युवाओं की संख्या 65% है। आप सोचिए कि 65% युवा जिस देश में हो, वो देश अगर कुछ ठान ले, भले ही वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई अन्य क्षेत्र हो, तो क्या कुछ नहीं कर सकता। तो ये शक्ति हमारे पास है। उसके बाद भाषाओं में प्रवीणता। ये ऐसा देश है जो कि बहुभाषी देश है, और ये ऐसा देश है जो भारतीय भाषाओं को तो अपने गले से लगाकर चलता ही है, ये अन्य विदेशी भाषाओं में भी यहां पर एक पारंगत लोगों की कमी नहीं है। तो ये हमारे लिए अवसर लेकर के आता है। उसके बाद स्टेम की शिक्षा, STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। दोस्तों, यदि आज आप नजर डालेंगे दुनिया पर और ये देखेंगे कि किन देशों ने सबसे ज्यादा तरक्की की, तो उन देशों ने की है जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पर जिन्होंने जोर दिया, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चीन हो या यूरोप हो। ये वहां पर आपने देखा उनके इतिहास के साथ या उनकी तरक्की के साथ। और आज के यदि आंकड़ों पर आप ध्यान देंगे तो भारत वो देश है जो आज पूरी दुनिया के स्टेम के जो ग्रेजुएट्स हैं इन क्षेत्रों के, उसमें 31% योगदान दे रहा है। अकेला भारत पूरी दुनिया में 31% साइंस और टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट्स आज पैदा कर रहा है। तो ये हमारी तकनीक पर आधारित तरक्की का कितना बड़ा एक फाउंडेशन बनाता है, वो आपके सामने है। और अंतिम दो बातें, जनसंख्या बल है हमारे साथ में। हम बाहर के बाजार को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन हमारा अपना बाजार कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है। हमारे यहां पर आने वाले स्टार्टअप्स के लिए शुरुआती तौर पर तो पहले ही एक मंच मौजूद है मित्रों। तो ये जो संख्या बल है, ये हमारी ताकत है। और अंत में प्रवासी शक्ति। आज दुनिया में जगह जगह पर, आईटी की दुनिया में भारत के जो बड़े दिग्गज हैं, जो विश्व को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, हमारे सामने अवसर है कि उनको भी हम साथ लें और उनकी शक्ति को, उनकी मेधा का भी हम इस्तेमाल करें, जिस दिशा में सरकार पहले से ही कार्यरत है। तो ये तमाम जो आपको यहां पर पहलू दिखाई दे रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी पर आधारित भविष्य के भारत की एक उन्नत आधारशिला रखेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।